पंकज शर्मा जी, तो ये इतना तो तय है कि पिछली सरकार ओली की जो थी वो सनातन से पथभ्रष्ट हो गई थी और भारत विरोध की बात तो ओली स्वीकार कर ही चुके हैं। तो अब जो अगली सरकार होगी, अब जो अगला प्रधानमंत्री होगा, वो जैसे भी चुना जाए वो भारत विरोधी नहीं होगा और राष्ट्र को वापस सनातन की राह पर लाएगा। इतना तो तय हो चुका है। ये मूल कारण है भ्रष्टाचार, मूल कारण है बेरोजगारी, मूल कारण है आर्थिक असमानता। ये अपने निकम्मेपन और नाकारापन को किसी और पर डाल देना कि चूंकि मैं सनातन पर चल रहा था, चूंकि मैंने राम मंदिर के आंदोलन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो फेवरेबल नहीं थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, ये बेकार की बात है। भारत किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देता है और ये हमारी एक सोची समझी नीति है। लेकिन ये बात सही है कि ओली ने भारत से नेपाल के जो पारंपरिक संबंध हैं उनकी अवहेलना की। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल हो गया, भारत की यात्रा तक नहीं की और उनका जो भारत विरोधी रुख था वो जग जाहिर है। वो चीन के बेहद नजदीक थे और चीन के इशारे पर काम कर रहे थे। तो आप अपने पड़ोस में भारत जैसी विश्व शक्ति को आंखें दिखाएं और फिर सोचें कि आप चैन से रह लेंगे, तो ये भी आपकी खामख्याली है। लेकिन भारत का इस पूरे मसले में कोई हाथ नहीं है, कोई सीधा परोक्ष या प्रत्यक्ष हाथ नहीं है। आप देखिए, भ्रष्टाचार जिस तरह का था सब जानते हैं। जिस तरह की आर्थिक असमानता नेपाल में पिछले कुछ वर्षों में हुई थी और 2008 के बाद जिस तरह की अस्थिर राजनीति वहां हो रही थी, 14 सरकारें बदल गई थी, तो जो आज की युवा पीढ़ी है उसके मन में इस बात का क्षोभ होना स्वाभाविक है। और ये कोई एक दिन में उत्साह फूट कर सामने नहीं आया, परत दर परत ये जमता रहा और उसी का नतीजा नेपाल आज भुगत रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जब भी भ्रष्टाचार चरम पर होता है, जब भी बेरोजगारी चरम पर होती है, जब भी आर्थिक असमानता समाज में चरम पर होती है, जब भी इस तरह की सरकारें आती हैं जो अपनी मनमानी चलाती हैं और जनता की अनसुनी करती हैं, तो अंततः उन देशों को यही नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ये होता रहा है, इतिहास में होता रहा है और आगे भी जहां जहां जिस देश की सरकारों ने इस तरह की कोताही की, वहां वहां ये दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये नेपाल की असली मुसीबत है। उसको ये सनातन के चोगे में डालना, राम मंदिर से जोड़ना कि उसका समर्थन किया या नहीं किया, ये बेकार की बातें हैं। ये आड़ लेना है, ये असली मुद्दों से ध्यान हटाना है। असली मुद्दे कुछ और हैं, लेकिन ये सही है कि भारत एक विश्व शक्ति है और उसके पड़ोस में रहकर आप भारत विरोधी इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है राकेश उपाध्याय जी, तो फिर क्या इस बात को सच माना जाए कि नेपोटिज्म के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, विदेशी ताकतों के दबाव से ध्यान भटकाने के लिए ओली इस तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर सच है? क्योंकि भारत विरोध में हमने देखा किस तरीके से वो जब जिनपिंग से मिले तो लिपुलेख की उन्होंने बात की और भारत विरोध की श्री राम की तो बात वो ओली कर ही चुके हैं। तो क्या वाकई में भारत विरोध नेपाल का बढ़ता जा रहा था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर सिर्फ ये बातें इसलिए की गई क्योंकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका सके? देखिए, इसका उत्तर समझने के लिए लेफ्ट पार्टीज के गठन को समझना पड़ेगा। हाँ, अब आज विवेक श्रीवास्तव जी नहीं है हमारे साथ। मेरी मुलाकात बाबूराम भट्टाराई से बहुत गहरी हुई थी। हाँ। दिल्ली में हुई और कई राउंड मेरी उनकी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे इंडिकेट किया था कि नेपाल में तख्ता पलट, राजशाही की समाप्ति, हिंदू राष्ट्र की समाप्ति, हाँ, और लेफ्ट का जो माओवाद है उसका नेपाल पर कब्जा, इसकी सारी रणनीति तो दिल्ली में बनी थी और उसमें जेएनयू का भी एक धड़ा शामिल था। ये धड़ा ऐसा है जिसका सपना तिरुपति से पशुपति तक एक रेड कॉरिडोर का था और इसकी रणनीति, जब ये बाबूराम भट्टाराई 84-85 में जेएनयू के स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे, तब यहां बना रहे थे जी। और उसी समय एक ग्रुप नक्सलिज्म कैसे भारत में बढ़े उस पर काम कर रहा था वामपंथियों का, और एक ग्रुप ने चाइना के सपोर्ट से कैसे हम नेपाल को कब्जे में लें। और ये काम 90 के डिकेड्स में इन लोगों ने मिल करके, इसमें ये ओली भी शामिल था, ये प्रचंड भी था और बाबूराम भट्टाराई भी थे। सारे ग्रुप ने हथियार चाइना से उठाए
और ये सारी सप्लाई जो है न केवल नेपाल के गरीब इलाकों को हुई, ये पूरी तिरुपति से लेकर पशुपति तक पूरा हथियार बंदी और हथियार का फैलाव बाकायदा लेफ्ट के, भारत के जो लोकतांत्रिक चेहरा पहन करके यहां घूम रहे हैं और जितने लिबरल हैं ये सब इसमें शामिल थे। और इन्होंने योजना पूर्वक आज तक 2001 5 जून को जो घटना घटी नारायण हिती महल में नेपाल में, जिसमें पूरा राज परिवार साफ कर दिया गया, उसके बारे में उसका एक्सपोजर ही नहीं हो पाया कि किसने मारा। कहा कि राजा के बेटे ने ही मार दिया, कोई प्रेम कहानी आ गई, फिर कहा ज्ञानेंद्र शाह ने मरवा दिया। आज तक क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। ये सब लेफ्ट की साजिश थी, चाइना की साजिश थी, महाराजा को समाप्त किया। क्योंकि राजा होने से ही हिंदू राष्ट्र था, राजा समाप्त हो गया, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। अब जो भारत की स्थिति है, भारत ने नेपाल को लेकर के, चूंकि 2004 में यहां जो सरकार बनी थी, क्षमा करिएगा जिनको तकलीफ होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अभी बालचंद्र कांगो जुड़े नहीं है। इस सरकार जो 2004 में सरकार बनी थी, उसने कभी नेपाल के मामले में भारत के हितों पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। मुझे याद है, मैं उस समय जर्नलिज्म में बहुत एक्टिव था। 2008-9 में प्रचंड लगातार घूम रहे थे दिल्ली में, शरद यादव जी, मैं भी कई बार उस रिपोर्टिंग में शामिल था। ये लगातार मीटिंग हो रही थी क्योंकि 7 पार्टी अलायंस हुआ था और उसके बाद लगातार खींचतान चल रही थी। एक मुद्दा जो फंस गया था कि क्या हम हिंदू राष्ट्र को रखें या सेकुलर राष्ट्र डिक्लेयर करें। प्रचंड ने लाइन खींच दी, नहीं सेकुलर होगा। लेकिन भारत में एक ग्रुप ऐसा था जो कांग्रेस के भीतर भी था और कांग्रेस के बाहर भी था। उसमें मैं महाराजा कर्ण सिंह का नाम लूंगा। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो महाराजा ज्ञानेंद्र को लेकर एक डाउट है, उनके बारे में संदेह है, उनकी छवि अच्छी नहीं बन रही है, तो उनके पौत्र को, क्योंकि बेटा पारस है वो भी जरा डाउटफुल है, तो उनका जो पौत्र है जिसका नाम है हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह, जो आज की तारीख में जैन जी का नायक है, जो आज की तारीख में 22 साल का है और उस समय वो 4 साल 4.5 साल का था, महाराजा कर्ण सिंह ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि उसको हम एक सेरेमोनियल चीफ ऑफ द स्टेट किंगडम बना दें, जैसे इंग्लैंड में है, लंदन में है कि महाराजा महारानी जो है वो चीफ होते हैं, बाकी डेमोक्रेसी अपना काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित होगी, राजा भी बना रहेगा और सरकार भी लोकतांत्रिक ढंग से चलती रहेगी। लेकिन प्रचंड ने ये नहीं होने दिया। और प्रचंड ने यही नहीं, जो भी आवाज भारत के फेवर में नेपाल में खड़ी हुई, प्रचंड ने उसको दबा दिया। बाबूराम भट्टराई को बाहर कर दिया, क्योंकि जो भारत के समर्थन में बोलेगा उसको हटाएंगे। ये तो चाइना की एजेंटी करते करते, और ये खुद बड़े गरीब परिवार से आए। अब आज कहते हैं ना ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे कम्युनिस्ट कहां से ब्राह्मण हो गया? अरे इन्होंने तो सनातन धर्म और ब्राह्मणत्व के सारे सिद्धांतों को जब ये तिलांजलि दे देते हैं तब ये कम्युनिस्ट बनते हैं। यही ओली का हाल है। अब कह रहा है राम का समर्थन, राम जन्मभूमि गए नहीं इसलिए हटा दिया। हमारे पुरखों ने हमको बताया है, जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सब जदपि परम सनेही। राम के विरुद्ध हो तो तुम्हारा तो अस्तित्व न यहां बचेगा और न आसमान में बचने वाला है। इसको अच्छी तरह समझ लो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत समर्थन कर देगा, नेपाल बचेगा। नेपाल को चाइना के और अमेरिका के चंगुल से बचाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक वे में सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। नेपाल के हिंदू राष्ट्र, हिंदू चरित्र के स्वरूप को, मैं बस अंतिम बात कह रहा हूं, बाबूराम भट्टराई ने यहां दिल्ली में हिंदू को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र को लेकर, नेपाल के हिंदू चरित्र को लेकर हम नया डिस्कशन करेंगे और उसको बहाल कराएंगे, लेकिन हमें समर्थन चाहिए। यह समर्थन आज दिया जाए और नेपाल के पूर्व चरित्र की बहाली हो, यही उसका रास्ता है। ठीक है। जी न्यूज़।